तो आज की क्लास में बच्चों हम कैपेसिटर्स के इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो अब ये सबसे पहले बात यह आती है कि कैपेसिटर होते क्या है। तो कई बार क्या होता है, हम लोगों को बहुत सारा चार्ज चाहिए होता है, ठीक है। मैनी अ टाइम वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ electrical energy at once। ठीक है। अब देखिए, अगर हमें ये पता है कि हम बैटरी को यूज करेंगे तो भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, लेकिन क्या होता है कि बैटरी क्या करती है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये सभी लोगों को पता है, ठीक है। और ये जो केमिकल एनर्जी है ये जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये जो बैटरी है ये सारी एनर्जी एक टाइम पर नहीं दे। अगर हमें इकट्ठे एट वंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें बैटरी से नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जैसे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक फैन, कूलर, इनमें हमें क्या चाहिए कि सडन ह्यूज करंट चाहिए होता है, ठीक है, जिससे कि ह्यूज करंट चाहिए और सडन चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सके कि इन अप्लायंसेस की मोटर को स्टार्ट कर सके, क्योंकि ये उसी पर बेस्ड होते हैं इनकी फंक्शनिंग, ठीक है। तो फैन कूलर में हमें सडन ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए इनके मोशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत ही सारा करंट चाहिए हमें इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, है ना। तो हमें क्या करना होता है कि अच्छा, दूसरी चीज ये हो गया कि ये जो अप्लायंसेस होते हैं इनको इतना सारा जो करंट चाहिए या एनर्जी, हम बोल सकते हैं कि एनर्जी चाहिए स्टार्ट होने के लिए। ये एनर्जी वो हमेशा स्टोर करके नहीं रखेंगे, बस सडन एट वंस थोड़े टाइम के लिए चाहिए, जस्ट इन अप्लायंसेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब ये एक बार स्टार्ट होते हैं, फिर स्टार्ट होने के बाद में इनको नॉर्मल करंट भी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा करंट नहीं चाहिए इनको रन होने के लिए। तो इतनी एनर्जी, इतनी हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट कि दीज अप्लायंसेस कैन बी स्टार्टेड, हमें कैपेसिटर्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो टू प्रोवाइड सच ह्यूज electrical energy, capacitors are used, ठीक है। तो कैपेसिटर्स का काम क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और एट वंस सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो बच्चों याद रखना है कैपेसिटर का काम क्या हो गया। तो कैपेसिटर
stores electrical energy and supply it at once. ठीक है। अब जो ज्यादातर जो कैपेसिटर होते हैं ये कंडक्टर्स ही होते हैं। ये क्या है? कंडक्टर्स। वो कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके, अब जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। या हम ये इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। इसके बाद कैपेसिटर्स में ही एक चीज होती है बच्चों, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या हो गई? एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर या टू होल्ड चार्ज। चार्ज को स्टोर या होल्ड करने की कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये कंडक्टर, अभी हम पहले स्फेरिकल कैपेसिटर्स की बात करेंगे। तो स्फेरिकल कैपेसिटर है और हम क्या कर रहे हैं? हम इसको क्या कर रहे हैं? किसी कंडक्टर को हम चार्ज, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको हम चार्ज दे रहे हैं। अब देखिए, चार्ज देने से, वी आर गिविंग इट द चार्ज। चार्ज देने से क्या होगा? इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, वी विल इंक्रीज। ठीक। तो क्या मतलब हो गया कि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। अब देखिए, ऑलरेडी एक बार आप चार्ज दे रहे हैं, अब इसके बाद जब आप चार्ज लेकर के आएंगे और चार्ज भी इसको देना चाहेंगे, तो ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट है चार्ज, ये क्या करेंगे? इस वाले चार्ज को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। अब वर्क डन जो करना पड़ेगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? आप लोगों ने फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, VdQ। क्योंकि देखिए पोटेंशियल किसके होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन DQ, क्योंकि हम ये स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो हम, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि वर्क डन तो हो पर पोटेंशियल ना बढ़े। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम चार्ज इस पर ऐड कर सके लेकिन इसका पोटेंशियल ना हो। ठीक है। यानी कैपेसिटेंस क्या चीज हो गई बच्चों? चार्ज जितना ज्यादा, पोटेंशियल उतना कम। ठीक है। यही कैपेसिटेंस है, याद रखना आप लोगों को ये। मोर द चार्ज लेस इज द पोटेंशियल। ठीक है। यही कैपेसिटेंस होता है। चार्ज हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रख सकें, पर उस चार्ज को जो हम स्टोर करवा रहे हैं, उस चार्ज को स्टोर करने में हमें कम से कम काम करना पड़े। ठीक है। अब देखो और अच्छे से इसको समझाती हूँ। ये मान लीजिए ये आपने बहुत सारा चार्ज इस कैपेसिटर को दे दिया, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की। तो ये जो कैपेसिटर है वो क्या है? कंडक्टर। ये ऑलरेडी आपने इसको बहुत सारा चार्ज दे रखा है। ठीक है।
ठीक है, अब आप इसको चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देने से व्हेन वी प्रोवाइड चार्ज, इसका जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ेगी तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, किसके आसपास, इसके आसपास। ठीक है, तो जिससे क्या हो सकता है, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या हो गया बच्चों, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है ये जाकर के क्या करेगी, एयर के जो मॉलिक्यूल्स आसपास प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनको क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी। इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। यही रीजन है कि हम क्या चाहते हैं कि पोटेंशियल कम से कम बढ़े और चार्ज ज्यादा से ज्यादा वहां पर स्टोर हो सके। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारा कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि C जो है वो Q और V दोनों ही पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जिस तरह से रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, V बाय आई। रेजिस्टेंस जो है ठीक है, तो बच्चों जिस तरह से रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते थे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, पोटेंशियल अपॉन करंट। रेजिस्टेंस इन दोनों पर ही डिपेंड नहीं करता था, है ना। रेजिस्टेंस सिर्फ किस पर डिपेंड करता था, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, या और मटेरियल के शेप और साइज पर डिपेंड करता था। ठीक है, अब तो रेजिस्टेंस जिस तरह से पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर, शेप एंड साइज पर। उसी तरह से बच्चों जो कैपेसिटेंस होता है वो भी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है मटेरियल का। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल की शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आ जाती है इसके यूनिट की बात। देखिए यूनिट क्या होगी, फॉर्मूले से हम देखते हैं, चार्ज पर वोल्ट, और ये चार्ज पर वोल्ट को एक टर्म दी गई बच्चों फैरेड। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फैरेड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझिए। अगर मैं ये बोलूं कि एक कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस है 2 फैरेड। ठीक, 2 फैरेड का मतलब क्या हो गया, अगर हमें ये दे रखा है कि कंडक्टर है और उसकी जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो क्या है, 2 फैरेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए फॉर्मूले पे कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, C बाय V ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, ये फॉर्मूला होता है। अगर कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 2 फैरेड, इसका मतलब क्या हो गया कि 2C बाय V, 2Q बाय V, सॉरी। ठीक, ये आपको क्या दे रखा है, 2 फैरेड, दिस इज 2 फैरेड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 कूलम चार्ज देने से जो कंडक्टर का पोटेंशियल है इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट।
टू कूलम चार्ज प्रोवाइड करते हैं किसी कंडक्टर को, तो उसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 4 कूलम चार्ज दें किसी कंडक्टर को, तो उसका जो पोटेंशियल है 2 वोल्ट इंक्रीज होगा। अगर हम किसी कंडक्टर को 6 कूलम चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, जो C होगा कैपेसिटेंस वो सेम रहेगा। इंक्रीज क्या हो रहा है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, चेंज सिर्फ चार्ज हो रहा है और पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, बात करते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, या हम बोले कंडक्टर। देखिए, ये हमने स्फेयर बना दिया और ये हमने क्या दिया, इसको चार्ज दे रहे हैं। चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा। ठीक है, चार्ज देने से इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला क्या था, KQ/R। ये पोटेंशियल कहाँ का होगा, सरफेस। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, Q/V। देखिए फॉर्मूला पुट कीजिए, Q इज इक्वल्स टू और V का ये वाला फॉर्मूला, ये हो जाता है KQ/R। ठीक, क्या हो जाएगा, Q इंटू R अपॉन KQ, Q से Q कैंसिल। ठीक है, और K की वैल्यू आपको पता ही है 1/4πε0। तो यहाँ क्या आ जाएगी कैपेसिटेंस, 4πε0 R। तो आप याद रखिएगा, स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, 4πε0 R। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि जो भी स्फेरिकल या कोई भी हम कंडक्टर लेते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पर रिसाइड करता है। ठीक, अब इस फॉर्मूले से देखिए, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे। तो जो C होता है बच्चों, वो रेजिस्टेंस पर रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। और रेडियस क्या हो गया, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट किस पर डिपेंड करता है, आप ये क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं मीडियम एंड टाइप ऑफ मटेरियल पर कैपेसिटेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, और आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, 4πε0। लेकिन ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है ये एक अच्छा कैपेसिटर नहीं है, नॉट गुड कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि आप इसी फॉर्मूले में देखिए कि अगर आप रेडियस लेते हैं 1 मीटर, ठीक है, और जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, 4πε0।
ये क्या आ जाएगी 1/9 इंटू 10⁹ ये क्या हो जाएगी 10/9 इंटू 10⁻10 and which will be equals to 1.1 into 10⁻−10 कूलम्स पर वोल्ट। ये जो कैपेसिटेंस आई बच्चों ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है ये। तो अब देखिए अगर हम क्या चाहते हैं, मान लीजिए इसको और अच्छे से ऐसे समझते हैं कि अगर हम 1 फैरेड कैपेसिटेंस इंक्रीज करना चाहें, ठीक है, हम चाहते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैरेड आए, तो हमें कितना रेडियस लेना पड़ेगा, ठीक है, कितना रेडियस लें कि कैपेसिटेंस 1 फैरेड आए। तो ये हमारा फॉर्मूला है 4πε0 r, ये 1 आना चाहिए। तो r क्या हो जाएगा देखिए 1/4πε0 और ये कितना आ रहा है, इतना रेडियस लेना पड़ेगा। और अकेले अर्थ का रेडियस कितना है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। बच्चों सोचिए अर्थ के रेडियस से भी बड़ा रेडियस अगर आप लेंगे तो आप 1 फैरेड कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्या, अब आप देखेंगे कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स थे वो आगे जाकर के सक्सेसफुल नहीं हुए। चलिए अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर में एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब हम मानते हैं कि हम टोटल क्यू चार्ज लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, कहाँ से, इन्फिनिटी पोजीशन से। तो जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम क्यू चार्ज लेकर के आएंगे, हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन है ये कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इकट्ठे इतना सारा चार्ज नहीं ला सकते, हम क्या करके लाएंगे, डी क्यू, बहुत छोटे छोटे चार्ज को हम लेकर के आएंगे, ठीक है, किसी भी टाइम टी में, ठीक। तो अब हम एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं कि हम स्मॉल स्मॉल चार्ज लेकर के आ रहे हैं, तो इसके लिए पोटेंशियल या एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे होगी देखिए। ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज लेकर के आ रहे हैं डी क्यू, जो कि यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्मॉल वर्क डन करना पड़ा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा अच्छे से, क्या किया था हमने, dw/dq इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं और हमें पता है कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0। इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dw इज इक्वल्स टू v। और ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्क डन कौन होगा, ये वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के। तो अब इसके बाद हम जब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, ये आ गया W इज इक्वल्स V/dq। हमने लिमिट लगा दी, 0 से Q चार्ज लेकर के आएंगे, W इज इक्वल्स टू V, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पोटेंशियल यहाँ पर क्या आ जाएगा, KQ/R। बस पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दीजिए, KQ/R,
और ये डी। जो कांस्टेंट चीजें हैं, कांस्टेंट टर्म्स है, इसको बाहर निकाला, 0 से q हमने लिमिट लगा दी और ये आ गया के डी क्यू। ठीक है, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा दीजिए। अब वैल्यूज पुट करेंगे, अपर लिमिट क्यू की जगह यहाँ हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो हमारे पास जो देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या आ जाता है, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ये वर्क डन होगा। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि यही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब आगे की जो कैलकुलेशन है, आगे के जो फॉर्मूले हैं बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट is stored as potential energy of capacitor। ठीक है, तो हमें पता ही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपको अच्छे से पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूएफ माइनस यूआई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, हमें पता ही है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इनिशियली तो कोई चार्ज था ही नहीं ना, कोई चार्ज नहीं था तो कोई एनर्जी भी नहीं थी। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, यूएफ इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये आपके पास फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। अब देखिए यहाँ पर के की वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2r हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि कैपेसिटेंस एंड चार्ज के टर्म्स में बताइए एनर्जी, तो इन टर्म्स ऑफ ये सब चीजें, ये सब कैलकुलेशन स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए है। तो देखिए चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, और यहाँ पर c क्या होता है, ये हमने अभी पहले भी कैलकुलेट किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये कैपेसिटेंस होता है। अगर हमसे बोला जाए इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, अगर c और v के टर्म्स में आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला c इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है। यहाँ पर आपने क्या ले लेना है, q इज इक्वल्स टू सी बी। ठीक है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के फॉर्म में आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो ये आ जाएगा। ये फॉर्मूले जो आगे चल करके अभी जब हम डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह करेंगे तब भी बहुत यूज होने वाले हैं। ठीक है, एक लास्ट है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में पूछा जाए तो C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी हो जाएगा। तो यहाँ तक फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, हाफ क्यू इंटू वी। ये आ गया चार्ज एंड पोटेंशियल के टर्म्स में फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारी जो है ये कैलकुलेशन है स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए। अब बात क्या आई कि इन ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स थे इनके साथ में ये प्रॉब्लम, क्योंकि अब जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आई,
प्रॉब्लम्स विद स्फेरिकल कैपेसिटर्स। देखिए, सबसे पहला जो एनर्जी है स्फेरिकल कैपेसिटर में वो बाउंडेड नहीं है, इधर उधर फैली हुई है, ठीक है। और फैली हुई है तो उसका हम यूज नहीं उठा सकते। अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैली हुई है, तो उसका हम यूज ही नहीं उठा सकते। इन्फिनिटी तक देखिए फैली हुई है ये एनर्जी। ठीक, जैसे इसका बहुत ही सिंपल हम एग्जांपल देते हैं कि एग्जाम का टाइम है और आपका कोई नोट्स आपको चाहिए किसी सब्जेक्ट के, वो मिसिंग है। अब आप किसी ऐसे फ्रेंड के पास तो नहीं जाएंगे ना जो कि जिसने नोट्स तो बनाए हैं पर उसके नोट्स क्या है, एक जगह पर नहीं है। मतलब किसी रजिस्टर के पीछे लिख दिया, कभी किसी रजिस्टर के पीछे लिख दिया, कभी इस अलमीरा में, कभी उस अलमीरा में। आप उसके पास ढूंढने जाएंगे, मांगने जाएंगे, तो वो सारी चीजें पहले ढूंढेगा और कुछ चीजें मिल पाएंगी, कुछ नहीं मिल पाएंगी। तो आप ऐसे फ्रेंड के पास जाएंगे जो बहुत ही सिंसियर होगा और वो अपने नोट्स को प्रॉपर संभाल करके रखता होगा कि आप गए एट ए टाइम आपको उसने वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए। यही चीज स्फेरिकल कैपेसिटर्स में, एनर्जी तो है पर वो बाउंडेड नहीं है, इन्फिनिटी तक वो फैली तो हुई है पर उसका कोई यूज नहीं है, उसको कोई यूज ही नहीं कर सकता। दूसरा, जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स होते हैं उनका जो कैपेसिटेंस होता है ये बहुत ही लो होता है। अभी हमने करके देख लिया इसको। इवन फॉर अगर रेडियस 1 मीटर भी लें तो हमारा जो कैपेसिटेंस आया था वो कितना आया था, 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। तो इन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स में प्रॉब्लम हो रही थी, इसको ओवरकम करने के लिए कई सारे चेंजेस हुए और फिर बाद में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। यही अब हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे।